बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने शौहर और 2 बच्चियों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मेरी इस हंसती बसती ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया। उस दिन ड्यूटी से वापस आते आते मुझे शाम हो गई थी। मेरे पास घर की चाबी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई, पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अपने बेडरूम में जाकर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मुझे लगा कि आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा है, क्योंकि सामने ही बेड पर मेरे शौहर के साथ मैंने कई बार ये फिक्रा अपने कानों से सुन रखा था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरत का घर तबाह करती है। मगर मैं हमेशा सोचा करती थी कि वो कैसी औरतें होती हैं जो दूसरों के हंसते बसते घर को तबाह कर देती हैं। किसी में इतना हौसला कैसे आता है? और फिर मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि ये तल्ख तजुर्बा मेरे साथ भी हुआ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की भी है और मेरी बेबसी की भी है। और आखिर में आपको ये भी बताऊँगी कि किस औरत में कैसे ये हौसला आता है कि वो किसी का हंसता बसता घर तबाह कर देती है। मेरा नाम शुमाइला अफजल है। हम 3 बहनें थी और हमारा एक ही भाई था। जब हम तमाम बहन भाई तालीम हासिल कर रहे थे तो हमारे वालिद ने शुरू से ही हमारे जहन में एक बात बिठा दी थी कि पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचना है, अपने पाँव पर खड़े होना है। इसलिए हम तमाम बहन भाई दिल लगा कर पढ़ते थे। मेरी जब तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया। उस वक्त मुल्क के हालात अच्छे थे, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां भी जल्दी ही मिल जाया करती थीं। इसलिए मुझे भी जल्दी ही सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। अपने औलाद को अपने पैरों पर खड़े होते देखकर जैसे ही मेरी नौकरी पक्की हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कई रिश्ते देखने के बाद आखिरकार मेरे माँ बाप को जावेद और उसके घर वाले पसंद आ गए। यूँ एक सादा सी तकरीब में मेरे हाथ में जावेद के नाम की अंगूठी पहना दी गई और फिर 6 माह के अंदर अंदर मैं ब्याह कर जावेद के आंगन में उसकी दुल्हन बनकर आ गई थी। शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मैं भी जॉब करती थी और मेरा शौहर जावेद भी एक सरकारी कंपनी में मुलाजमत करते थे। जावेद की वालदा हमारे साथ ही रहती थी, जबकि इनके वालिद के 2 साल पहले वफ़ात हो चुकी थी। जावेद से छोटी इसकी 2 बहनें थीं। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते हमारी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया। इन 10 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी और एक बेटे की नेमत से नवाजा था। इन 10 सालों में जावेद की दोनों छोटी बहनों की शादियां भी हो चुकी थीं और मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। 10 साल बाद कंपनी की तरफ से जावेद का ट्रांसफ़र हैदराबाद कर दिया गया। यूँ हम अपने घर को किराए पर देकर हैदराबाद इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, जो कि जावेद के दफ्तर के करीब ही थी। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें फ्लैट्स बने हुए थे। हमारा फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। ज़िंदगी बड़े आराम और सुकून के साथ गुजर रही थी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। मैं अपनी जॉब पर जाती थी और जावेद भी अपनी जॉब पर चले जाते थे। जब बच्चे के स्कूल की छुट्टी का वक्त होता तो उसी वक्त ही जावेद को दोपहर के खाने के लिए आधे घंटे का ब्रेक मिलता था और उस ब्रेक में जावेद बच्चों को लेकर घर छोड़ देते थे और जब तक उनके दोबारा ऑफिस जाने का टाइम होता था तब तक मैं घर वापस आ जाती थी। हम दोनों के पास ही अपने घर यानी फ्लैट की अलग अलग चाबी मौजूद थी। शाम को घर वापस आकर मैं रात का खाना तैयार करती और यही रात का खाना हम अगले दिन दोपहर को भी खाते थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते थे और हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठकर खाना खाते
चाय पीते, वीक एंड होता तो कोई मूवी देख लेते थे। दूर दूर तक मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हमवार चलती ज़िंदगी में कोई हलचल भी हो सकती है, और ना ही मुझे जावेद इस तबीयत के इंसान लगते थे। खैर, वक्त यूं ही गुजर रहा था। एक शाम में और जावेद बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे कि सेकंड फ्लोर पर एक खाली फ्लैट पर सामान उतर रहा था। एक खातून थी और इसके साथ एक ही बच्चा था। हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ खड़े ये तमाम मंजर देख रहे थे। उसके बाद अक्सर ही जब शाम के वक्त हम दोनों मियाँ बीवी बालकनी में चाय पीने के लिए बैठते तो हमारी नज़र उस औरत पर पड़ती थी। कभी वो कपड़े सुखाने के लिए बाहर बालकनी में मौजूद होती थी, कभी अपने बेटे के साथ कहीं आ जा रही थी, यानी अक्सर ही हमारी उस पर नज़र पड़ती थी, और कभी कभी वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा भी बन जाती थी। हम दोनों मियाँ बीवी अक्सर औकात ये बात करते थे कि इसके साथ हमने कभी भी किसी मर्द को नहीं देखा, वो औरत अकेले ही दिखाई देती थी। खैर, उसी तरह वक्त गुजर रहा था। अपनी जॉब पर आते जाते अक्सर ही मेरी इस औरत से सलाम दुआ भी होने लगी थी। वो 35 से 38 के दरमियान की लगती थी। एक ही बच्चा था और अपने आप को इसने फिट फाट भी रखा हुआ था, इसलिए उम्र से कम ही दिखाई देती थी। इस औरत को सेकंड फ्लोर पर आए हुए तकरीबन 6 माह गुजर चुके थे, और फिर 6 माह बाद मेरी ज़िंदगी में वो वाक़या पेश आया जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी, मेरी गृहस्थी की बुनियादों को हिला कर रख दिया था। हुआ कुछ यूँ कि उन दिनों मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे थे और उनमें मेरी ड्यूटी भी लग गई थी, और तो और ड्यूटी लगी भी शाम के औकात की थी। मैंने अपने शौहर को पहले से ही अपने शेड्यूल से आगाह कर दिया था कि पहले तो मैं 2:30-3 बजे तक घर आ जाती थी, मगर अब 4 बजे से ड्यूटी देनी है तो फिर मैं घर आने के बजाय सेंटर ही चली जाया करूंगी और वहां से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ही घर आऊंगी, क्योंकि दरमियान में आधे घंटे का वक्त है तो फिर ये आधा घंटा आने जाने में ही ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों के खाने पीने का और उनके पढ़ने का ख्याल रखिएगा। मेरे इस शेड्यूल के मुताबिक मेरे शौहर ने भी हफ्ते के लिए अपने ऑफिस से हाफ डे की लीव ले ली थी। यूँ इस तरह करके मुश्किल से सही मगर हम मियाँ बीवी ने एडजस्ट कर लिया था। इस दिन तीसरा या शायद चौथा दिन था मेरी ड्यूटी का। मैं रोज़ाना ही शाम को 6-6:30 बजे घर पहुंचती थी, मगर आज मैं ज़रा जल्दी घर पहुंच गई थी क्योंकि आज मेरी साथी कोलीग ने मुझे अपनी गाड़ी में मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया था। घर पहुंचते पहुंचते थकन से बुरा हाल होता था। इस दिन भी घर पहुंची तो मैंने अपने पर्स से चाबी निकाल कर दरवाजे का लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था कि जावेद और बच्चे घर पर ही नहीं हैं। मैंने सोचा शायद जावेद बच्चों को लेकर कहीं पार्क वगैरह गए होंगे या कुछ खाने पीने के लिए चले गए होंगे। यही सोचते हुए मैंने दरवाजे के करीब अपने जूते उतारे, पर्स डाइनिंग टेबल पर रखा और कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूम का रुख किया, क्योंकि मेरा रोज़ का यही मामूल था। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई और सामने देखे बिना सबसे पहले मैंने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया लाइट जलाने के लिए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे जावेद की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाए हुए मुझसे कह रहे थे, अरे शमैला तुम आ गई। मुझे कुछ हैरत से हुई कि अगर जावेद कमरे के अंदर हैं तो बच्चे कहाँ हैं। यही सोचते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन हुई सामने जो मंजर मुझे नज़र आया उसे देखकर मुझे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मैं हैरान परेशान नज़रों से कभी अपने शौहर की तरफ और कभी बेड पर बैठी अपनी इस हमसाई की तरफ देख रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सेकंड फ्लोर वाली अनजान औरत थी जो अपने इकलौते बच्चे के साथ 6 माह पहले शिफ्ट हुई थी। मेरी तरफ देखकर वो भी हड़बड़ा गई थी और अब तेज़ी से हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ रही थी, और मैं हक्का बक्का आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। ये मेरा बेडरूम था। मेरा शौहर बेड पर बैठा था उस अनजान औरत के साथ।
जिस अंदाज में वो दोनों बैठे हुए थे, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर वो औरत मेरे घर में आई भी थी तो वो मेरे बेडरूम तक कैसे आई और फिर बेडरूम पर मेरे शौहर के साथ कैसे बैठी? क्या इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? यह बात इससे भी आगे बढ़ी हुई है। एक पल के अंदर ही हजारों तरह के सवाल थे जो मेरे जहन में चकरा रहे थे। मैंने सवालिया नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखा और उससे पूछा कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे ये क्या हो रहा है? मेरा शौहर भी पूरी तरह घबराया हुआ था, उसका रंग भी जर्द पड़ रहा था। वो कभी मेरी तरफ देखता और कभी उस औरत की तरफ। फिर वो अचानक हाथ खड़ा करके मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, देखो शुमैला, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, यहाँ बैठो। उसने मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया। इस दौरान वो औरत तेजी से बेड से उठी और हमारे बेडरूम से बाहर निकल गई और फिर शायद घर से भी चली गई। मेरे शौहर जावेद मुझे कुछ बता रहे थे मगर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। न जाने क्यों मेरे जहन में ये खदशात सर उठा रहे थे कि मेरा घर तबाह हो चुका है, शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जावेद को मेरी हालत का अंदाज़ा हो चुका था। वो तेज़ी से बाहर की तरफ गए और पानी का गिलास भर कर लाए और फिर इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया। मैंने पानी के 2 घूंट भर कर गिलास साइड टेबल पर रख दिया तो जावेद कहने लगे, शुमैला, इस औरत का नाम रज़िया है, इसके साथ जो लड़का है वो इसका बेटा है कामरान। रज़िया की और इसके शौहर की पसंद की शादी थी। कामरान 1 साल का ही था जब उसका शौहर काम की गर्ज से कनाडा चला गया और दूसरे बहुत से लोगों की तरह उसने भी वहां जाकर मुस्तकिल रहने और नेशनैलिटी के लिए वहाँ की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो वो रज़िया का और अपने बेटे का ख्याल रखता था, इनके लिए जेब खर्च वगैरह भी भेजता रहता था, मगर फिर ऐसा ऐसा वो इन दोनों को भूल ही गया। उसने वहाँ पर शादी कर ली थी, इसके वहाँ पर फैमिली शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को इसने फरामोश कर दिया। रज़िया अब बहुत मुश्किल का शिकार थी क्योंकि रज़िया ने ये पसंद की शादी की थी, इसलिए रज़िया के वालिदैन भी इससे कता ताल्लुक़ कर चुके थे और रज़िया की वालिदैन की तरह ससुराल वाले भी उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरियां करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। रज़िया मुश्किल का शिकार हुई तो उसने अपने शौहर से फ़ोन पर ही झगड़ना शुरू कर दिया और फिर ये झगड़े इस हद तक बढ़े कि उसने रज़िया को फ़ोन पर ही तलाक दे दी और चंद दिन बाद तलाक कागज़ भी रज़िया को मौसूल हो गए। जब वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुई तो चंद दिन बाद ही आते जाते मेरी उससे सलाम दुआ हुई थी और फिर ये सलाम दुआ आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ी तो उसने मुझे अपने घर के हालात के बारे में बता दिया। वो भी तब जब मैंने एक दिन उसके साथ उसके शौहर के बारे में पूछा था, तब उसने बताया था। यूं ही कुछ माह गुजरने के बाद आते जाते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए न जाने कैसे एक दिन मैंने रज़िया को शादी की ऑफ़र कर दी। जैसे रज़िया ने बखुशी कबूल कर लिया और यूं 2 माह पहले ही हम दोनों ने निकाह कर लिया। आखिर में ये सारी बात बताते हुए जावेद ने अपना सर झुका लिया था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। जब जावेद आगे बढ़े और अपने हाथों के साथ मेरे आंसू साफ करते हुए कहने लगे, शुमैला, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे ये सारी बात छुपा कर गलती की है, मगर यकीन जानो मैं तुम्हारी और बच्चों की कभी भी कोई हक तलफी नहीं करूँगा। तुम लोगों के सारे फ़राइज़ वैसे ही अदा करूँगा जैसे पहले किया करता था, कभी कोई कमी कोताही नहीं करूँगा। जावेद ने जाने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे हुए क्या कुछ कहते जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि 2 माह हो गए। 2 माह से मेरे शौहर ने एक औरत से निकाह किया हुआ है। 2 माह से मेरा शौहर और वो औरत आपस में मियाँ बीवी थी और मैं बिल्कुल अनजान थी। मेरे जहन में तो दूर दूर तक ऐसी किसी बात का गुमान तक नहीं था।
میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے، اور پھر ابھی تو میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی میرے بچے وہ کیا سوچیں گے جب ان کو علم ہوگا کہ ان کے باپ نے ایک اور شادی کر لی ہے، ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میرے شوہر نے ایک اکیلی اور بے سہارا عورت کو سہارا دینے کے لیے شادی کر لی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اس عمل سے اس کی اپنی فیملی، اپنی بیوی، بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میں نے زندگی کے ہر قدم پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، ہر اونچ نیچ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ شریک ہوئی تھی، کیا اس لیے کہ آخر میں مجھے یہ صلہ ملے گا۔ ایک عورت کو سہارا دینے کے لیے دوسری عورت کے جذبات کو پاؤں تلے رون دیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ 10 سال کے ساتھ کچھ ماہ کے اندر بھول گئے، 6 ماہ کے یہ نئی دوستی اس قدر اہم ہو گئی کہ 10 سال کا پرانا ساتھ بھلا دیا اور اس انجان عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے جذبات، احساسات کی پرواہ کیے بغیر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس فیصلے کے بعد مجھ پر کیا بیتے گی، میری کولیگس تک یہ بات پہنچے گی تو میں کیسے سب کو فیس کروں گی۔ کیا صرف مردوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یا صرف مردوں کے اندر ہی انا ہوتی ہے؟ اس واقعے کے بعد اگلا پورا مہینہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا، ہر وقت ٹینشن زدہ ماحول رہتا تھا۔ بچے اب تک اس بات سے بے خبر تھے، مگر کبھی نہ کبھی تو انہیں بھی اس بات کا پتہ چلنا ہی تھا کہ ان کا باپ کیا گل کھلا چکا ہے۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی، بے بسی ہی بے بسی تھی، اتنی بے بسی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے فون کر کے اپنی ماں باپ کو اس سے آگاہ کر دیا۔ میرے ماں باپ نے بڑے تحمل سے میری ساری بات سنی اور پھر اس کا فیصلہ مجھ پر ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم جاوید کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تم جاوید سے الگ ہونا چاہتی ہو تو تم انڈیپینڈنٹ ہو، اپنا کماتی ہو، تم آسانی سے اپنا گھر مینج کر سکتی ہو، جاوید سے الگ ہو جاؤ، بچوں کو چاہو تو اپنے ساتھ رکھو اور جاوید بچوں کو خرچہ دے گا، اور تم خود بھی کماتی ہو تو آسانی سے گھر کا خرچہ چلا لو گی۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ بچوں کے ذہن پر زیادہ برا اثر نہ پڑے، وہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت اور شفقت بھی پائیں، تو پھر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اور جانتے ہیں قربانی کس چیز کی تھی؟ اپنی عزت نفس کی اور اپنی انا کی۔ شادی کے 10 سال ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو اسی شخص کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کرنا پڑے تو آپ پر کیا بیتتی ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے جس پر بیت رہی ہے۔ میں ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی کہ 2 ماہ تک میں کسی بھی فیصلے پر نہ پہنچ سکی، لیکن آخرکار بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی کہ اگر میں بچوں کو لے کر الگ ہو جاؤں گی تو صرف میری عزت نفس اور میری انا بلند رہے گی، لیکن اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں تو میرے بچے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم بھی نہیں رہیں گے، اور کل کو جب وہ جوان ہوں گے اور اگر انہیں اپنے باپ کے اس اقدام پر اعتراض ہوا بھی تو وہ خود اپنے باپ سے اس بارے میں سوال کر سکیں گے، اور رہ گی میں تو میرا کیا ہے؟ میں تو اس دن سے اپنی عزت نفس کو کچل ہی رہی ہوں جس دن سے اس سب کا علم مجھے ہوا ہے۔ آج اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ وہ اور رضیہ اپنے ہی فلیٹ میں رہتی ہے۔ پہلے چوری چھپے ملتے ہوں گے، مگر اب میرے شوہر مجھے بتا کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کے فلیٹ کا رینٹ اور دیگر ضروریات اب جاوید پوری کرتے ہیں۔ کہنے سننے اور دیکھنے والوں کی نظر میں شاید سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا اور گھر کے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، مگر میری نظر میں اور میرے دل میں کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ اب دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اندیکھی دیوار
आ चुकी है जो कि शायद अब कभी भी ना गिर सकेगी। और कहानी के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कहानी के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि एक औरत को कैसे ये हौसला मिल जाता है, एक औरत को कैसे ये हौसला मिल जाता है कि वो किसी दूसरी औरत का हंसता बसता घर बर्बाद कर देती है। अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस तल्ख तजर्बे के बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है। और जानते हैं इस दूसरी औरत को ये हौसला कैसे मिलता है। इस औरत का हौसला देने वाला भी एक मर्द ही होता है। दूसरी औरत को जब आपके मर्द का सहारा मिलता है तो ही वो आपके घर में जगह बनाने में कामयाब हो सकती है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।